ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है, जैसे परंपरा चली आ रही है। इस समय जिस टाइप का मूड माहौल है, आप जानते हो, लगातार बड़ी खबरें आती जा रही हैं। आज शाम को बहुत बड़ी खबर आने वाली है। जिस टाइम तक शायद ये वीडियो आपके सामने आए, वो सबसे बड़ी खबर आ चुकी होगी, तो उसकी चर्चा करेंगे। कल की ट्रेडिंग इसके बेसिस पे होगी, मतलब यूएस का मार्केट इसके बेसिस पे रिएक्ट करेगा और हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये। उसके बाद हम लोग ट्रेड टेक अवे की बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में टेक्निकल ऑप्शन चेन, यूं तो आप जानते हो निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, बट फिर भी सारा डेटा देखने के बाद बाजार का स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे। कल का वीडियो अगर आपने देखा था, एक्सपायरी की जो स्ट्रेटजी आपने समझी थी, उससे कोई भी बदलाव नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कोई मूवमेंट हुई नहीं है और ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास है जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग स्ट्रैटेजी पे आएंगे। आपको आज देखने को मिलेगा कि स्ट्रैटेजी में हम लोग सेफली प्ले करेंगे, क्योंकि एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है और न्यूज़ से पहले एज अ रिटेल ट्रेडर हमें रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। बिल्कुल सिंपल है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, हर न्यूज़ के बाद आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से लेवल पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आपके पास सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होने चाहिए, जो फिर फाइनल इस वीडियो में मैं तीसरे भाग में आपको बताऊंगा। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम पे स्टैम्प का उपयोग करें। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आराम से विद इन द टाइम लिमिट बन पाए। पिछले दो तीन वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बड़ी खबरों पे। देखो, जो सबसे बड़ी खबर आने वाली है उसकी चर्चा पहले कर लेता हूं मैं। आज शाम को लगभग 6 बजे के आसपास, तो जब तक ये वीडियो आएगा हो सकता है ये खबर आ चुकी होगी, यूएस का और भारत का, दोनों ही देशों का महंगाई का डेटा आने वाला है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इवेंट होने वाला है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। तो इस पे पूरी तरह से नजर रखें। नजर किस तरह से रखेंगे? आप सिर्फ हेडलाइन ना पढ़े, उसके थोड़ा सा डिटेल में जाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि न्यूज अपने हिसाब से चीजें लिखती है, जिससे कि गेस कर पाना कि इसका बाजार पे क्या प्रभाव होगा वो बहुत मुश्किल हो जाता है। होता क्या है, अगर डेटा खराब आता है लेकिन स्टॉक मार्केट भाग जाता है, तो स्टॉक मार्केट क्योंकि बढ़ा हुआ है, तो वो उस खबर को पलट के बताएंगे कि नहीं नहीं, खबर तो अच्छी थी। उसी खबर को अगर सेम डेटा आएगा, स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, तो उसकी एनालिसिस बदल जाती है। तो वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, वो डेटा की एनालिसिस नहीं करते हैं। हम कैसे करेंगे? हम सिंपली दो बड़े इंडाइसेस को देखेंगे। वो है डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। यूएस की डॉलर इंडेक्स 105 के हल्का सा आसपास आ चुकी है, बेसिकली 105.3 पे है। बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि हम लोग इसको पिछले कई महीनों से ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करोगे, 105 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये एक ब्रेकआउट का लेवल है, जहां पे आपको एक रेड लाइन का सपोर्ट मैंने बना रखा है। अब ये उस सपोर्ट के एकदम पास में ट्रेड कर रही है। अगर ये 105 के नीचे चली जाती है, 104 की तरफ बढ़ती है, तो ये अच्छा होगा स्टॉक मार्केट के लिए। अगर ये ऊपर चली जाती है 105 के, आप मान लीजिए 106 की तरफ बढ़ती है, तो स्टॉक मार्केट ये खराब है। तो बेसिकली ये आपके दुश्मन, इस पे नजर रखो। सिमिलर चीज है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की, जिसमें अच्छी खासी गिरावट हुई है। उसका कारण भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन गिरावट के बाद ये लगभग 4.5 के है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये लगभग 4.9 के टॉप पे चल रही थी। अगर इसमें और ज्यादा गिरावट आती है, जो कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई के डेटा के बाद इन दोनों ही इंडाइसेस में प्रभाव पड़ेगा, तो हमें देखना है। अगर ये इंडाइसेस नीचे गिर के आते हैं, तो ओवरऑल ज्यादातर ये डेटा पॉजिटिव होने वाला है, या डेटा पॉजिटिव आएगा तो ये इंडाइसेस आपको नीचे हुए गिरते नजर आएंगे। बढ़ेंगे थोड़ा सा तो चिंताएं रहेगी। तो दोनों डेटा को और इन इंडाइसेस को एक साथ देखना है। भारत का डेटा तो आप सिंपली देख सकते हो किस टाइप का आ रहा है, लेकिन भारत के डेटा से इंपॉर्टेंट यूएस का डेटा होने वाला है क्लियरली। इजराइल और हमास वाला जो वॉर चल रहा है, वो वॉर पे हम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं, और पहले दिन से नहीं कर रहे हैं। जिस दिन बहुत ज्यादा हाइप बनी थी, मेरा सिंपली एक ही पॉइंट है और एक ही तरह से मैं इस चीज को जज कर रहा हूं कि क्रूड यानी कच्चा तेल यानी ऑयल
किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और ऑयल आप देखोगे 87 के सपोर्ट के आसपास बैठी हुई है, और इसमें ये वॉर के पहले काफी बड़ी गिरावट हो गई थी। ये वॉर के पहले लगभग 95-96 के लेवल पे चल रही थी। तो वॉर की वजह से इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट जंप नहीं देखने को मिला, इसीलिए ये वॉर स्टॉक मार्केट के संदर्भ में अभी फिलहाल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कब इंपॉर्टेंट हो जाएगी? जिस दिन आपको ये खबर मिल जाए कि इजराइल ने ईरान पे 4-5 मिसाइल गिरा दी, या ईरान ने अपनी फोर्सेस को भेज दिया, प्रॉपर एकदम कंफर्म खबर, ये टीवी वाली खबर नहीं कि विश्व युद्ध 3 हो गया है, नहीं, कंफर्म खबर। जब आपको दिखेगा कि अरब नेशंस स्पेशली ईरान के इन्वॉल्व होने की काफी संभावना है, जब वो हो जाएगा ना, तब ये वॉर ज्यादा सीरियस हो जाएगा, और तब हम इस पे फोकस करेंगे। तब आपको क्रूड ऑयल 92-95 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जब तक ये नहीं हो रहा है तो हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे। जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है खबर, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए अभी फिलहाल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस नहीं करनी है हमें। अच्छा, आज टीसीएस के नतीजे आए थे। टीसीएस के नतीजे मैं कहूंगा बिल्कुल ही एवरेज थे, लेकिन उसके बाद टीसीएस का शेयर आप जानते हो काफी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, लगभग 2% की गिरावट है, जिसकी वजह से आज आईटी सेक्टर भी काफी दबाव में रहा था। आप देख सकते हो लगभग 1.5% से अधिक गिरावट ओवरऑल आईटी सेक्टर में थी। उसका कारण टीसीएस के खराब नतीजे, जो पूरी सेंटिमेंट खराब देते हैं, क्योंकि टीसीएस मार्केट लीडर है। अच्छा, हुआ क्या? बेसिकली नतीजे तो बिल्कुल एवरेज थे। प्रॉब्लम क्या हुई है कि बायबैक, टीसीएस बायबैक करने वाली थी ना, तो टीसीएस के बायबैक से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। मान के चल रहे थे कि बड़ा बायबैक आएगा, लगभग 20-21 हजार करोड़ का आएगा, सारी रिपोर्ट्स यही बता रहे थे। उससे थोड़ा सा कम आया है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितने प्राइस पे बायबैक होगा, हम लोग मान के चल रहे थे लगभग, कई रिपोर्ट्स कह रही थी 500 के आसपास अच्छे खासे प्राइस पे बायबैक होगा। उतने हाई प्राइस पे बायबैक नहीं हो रहा है, तो बायबैक का ज्यादा इफेक्ट आया है टीसीएस पे रेदर देन आपके नतीजों का। और क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी बायबैक को लेके, इसलिए गिरावट थोड़ी ज्यादा हो रही है। बाकी कुछ नहीं, नतीजे बिल्कुल एवरेज थे, या आप एवरेज टू हल्का निगेटिव कह लो, इस टाइप के नतीजे थे। आगे आने वाले नतीजे हैं आप 12 अक्टूबर को, यानी आज आपको HCL टेक और इन्फोसिस के भी नतीजे देखने को मिलेंगे। आफ्टर मार्केट आर आप देख सकते हो उसको। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि फेड की मिनट्स ऑफ मीटिंग भी आने वाली है, बेसिकली जहां पे फेडरल रिजर्व की सारी जो कमेटी होती है, मेंबर्स होते हैं, चर्चा करते हैं कि इंटरेस्ट रेट पे आगे क्या करना है। आप देखोगे कि जो डॉव था वो पॉजिटिव था, एसपीएक्स यानी इनकी जो 500 शेयर्स का इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव था, नेस्डैक भी पॉजिटिव था। रीजन क्या है? जब इनकी मिनट्स ऑफ मीटिंग जो इनके बयान है उनको पढ़ा गया, तो ये माना गया कि यार एक इंटरेस्ट रेट और हाइक हो सकती है और उसके बाद बंद हो जाएगा। देखो, आपको दुनिया में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी इवेंट आते रहेंगे। कौन से इवेंट? अडानी, हिंडनबर्ग, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, इजराइल फिलिस्तीन वॉर, इस टाइप की चीजें लगातार आती रहेगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन 1-2 दिन के लिए इनका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉक मार्केट को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टॉक मार्केट को सिर्फ फर्क पड़ता है पैसे से। हमें फोकस करना है एक चीज पे। इस समय सबसे बड़ी घटनाक्रम क्या है? महंगाई। महंगाई को काबू करने के लिए क्या बढ़ रही है? इंटरेस्ट रेट। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट उसको पॉजिटिवली नहीं लेता है, सेंटिमेंट खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि पैसा उधार जिस रेट पे लेते हो ना, वो रेट उधार लेने की बढ़ जाती है। 100 रुपए मान लो आप उधार ले रहे थे, अब आपको पहले 5 रुपए देना पड़ता था, तो अब 8 रुपए देना पड़ेगा। तो आप सिंपली देखो, पूरा मनी गेम है। इसके अलावा वॉर भी चलेगा, सारी चीजें चलेगी, अडानी भी चलेगा, हिंडनबर्ग भी चलेगा, सारी पॉलिटिकल खबरें भी आएंगी, इलेक्शंस भी होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाजार, और हमें आपको अगर आप स्टॉक मार्केट की स्ट्रिक्टली बात करें, उसके इधर उधर ना जाए, तो सिर्फ इसी से तो मतलब है कि कहां पे पैसा बनेगा, और स्टॉक मार्केट भी यही चीज देखता है। तो सबसे बड़ा न्यूज इवेंट क्या है? इंटरेस्ट रेट पे क्या डिसीजन होता है, और मोर इंपॉर्टेंटली महंगाई का डेटा जो उस इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, वो कल आने वाला है। तो बिल्कुल इस पे हम लोग फोकस करेंगे। कल आने वाला है मतलब आज ही आएगा शाम को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेड टेकअवे की बात करते हैं। निफ्टी अपने सबसे इंपॉर्टेंट
रेजिस्टेंस लेवल कह लो जो 19800 के आसपास है, कल भी चर्चा कर रहे थे, या ब्रेकआउट लेवल कह लो बिल्कुल वहीं पे है। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि यार यहां से खरीदने का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनती है। कल की स्ट्रेटजी अगर आपने देखी होगी तो आज बिल्कुल ठीक काम की है। एफआईआई का डेटा हमेशा की तरह मैं यहाँ पे अपलोड आपके लिए कर दूंगा। एक चीज एफआईआई के डेटा में हमें देखने को मिली है, डेटा थोड़ा सा बेटर हो रहा है। कैश में देखोगे एफआईआई की बिकवाली उतनी नहीं हो रही है। इनफैक्ट जब वॉर की खबर आई थी तब भी एफआईआई नहीं बेच रहा था, मतलब बेच तो वो लगातार रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो ये नॉर्मल दिनों में बेच दे रहे हैं यानी इनके लिए वॉर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर, ये इंटरेस्टिंग है। यहां पे देखो पॉजिटिव डेटा था, लगभग 1100 करोड़ की खरीदारी की है। मोर इंपॉर्टेंटली जो स्टार में कल मैंने बताया था कि नेट शॉर्ट पोजीशन लगभग 74,000 पे आ चुकी है। मंदी इन लोग कर रहे हैं, देर इज नो डाउट। इंडेक्स में इनकी शॉर्ट पोजीशन है, देर इज नो डाउट, क्योंकि डेटा आपको बता रहा है। लेकिन डेटा आपको ये बता रहा है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो इंडेक्स शॉर्ट पोजीशन है, अगर आप लगातार ये मेरा एनालिसिस या इसकी जो रिपोर्ट में बना के आपके लिए अपलोड करता हूं वो देखते हो, तो 95,000 कॉन्ट्रैक्ट थे लगभग एक हफ्ते पहले। तो एक हफ्ते के अंदर जिसमें ये इसराइल और सारी न्यूज भी आ गई है, इन लोग ने क्या यूज किया, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने काटे मंदी के। जिस समय रिटेलर्स पैनिक कर रहे थे कि इसराइल का वॉर होगा, आगे क्या होगा, इतनी सारी खबर, इस पे चर्चा करो, उस पे चर्चा करो, एफआईआई स्मार्ट मनी क्या कर रहा था, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने मंदी के इन्होंने काट दिए उस समय पे। यानी अपनी पोजीशन जो शॉर्ट की थी उसको बुक कर रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। आप एक हफ्ते के अंदर देख सकते हो 95,000 निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट से 74,000 निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे आ चुके हैं। इसीलिए ये डेटा रोज अपलोड करता हूं। और आई थिंक कोई सर पूछ रहे थे कि इसको समझते कैसे हैं बॉस। देखो बॉस, इसको मैं डेटा बनाता हूं, इंस्टाग्राम पे आपके लिए अपलोड करता हूं, लेकिन समझते कैसे हैं इसको मैं वीडियो के माध्यम से ही बता सकता हूं। तो वीडियो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको फिर मैं हेल्प करता हूं इस डेटा के साथ, क्योंकि ये डेटा रात में 9 से 10 के बीच में पूरा बनाता हूं। जिस समय मैं अपलोड करता हूं उस समय पूरा डेटा नहीं आता, कैश का डेटा आता है, लेकिन इंडेक्स का डेटा नहीं आता, फ्यूचर का डेटा नहीं आता, ऑप्शन का डेटा नहीं आता। आज एक्सपायरी हुई है, आज का डेटा और लेट आएगा, ध्यान रखिएगा। एफआईआई की यार पोजीशन, मतलब जो भी खरीदारी की पोजीशन हो रही है वो उतनी बुरी नहीं है। थोड़ा थोड़ा इन लोग अपनी जो मंदी की पोजीशन तो उसको बुक करते आ रहे हैं। अब क्या होगा, जब आप क्रिटिकल लेवल पे जोश में आ जाओगे, सारी चीजें देख के आपको लगेगा ब्रेकआउट ब्रेकआउट, जैसे 19,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं कह रहा हूं लगातार काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, अपनी रिस्क मैनेजमेंट छोड़ के सोचोगे आज कॉल ले लेता हूं कल ऊपर खुलेगा, उस समय बाजार गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर के लेवल पे आते हो। और एफआईआई कब पोजीशन काट रहा है, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट इसने कब काटा है, जब इजराइल वाली वॉर की वजह से इंडेक्स नीचे आया था, तब ये अपनी पोजीशन को बुक करने लगे थे। तो भाई दे आर स्मार्ट, इसीलिए इन लोग के सारे डेटा को हम लोग ट्रैक करते हैं और इनके बातों में नहीं आते हैं। तुम्हारा पैसा कहाँ लगा हुआ है उसको देख के हम लोग जज करते हैं। एनीवेज, तो ये थी ओवरऑल समरी की बात करूंगा। निफ्टी न्यूट्रल है, ऑप्शन चेन एक्सपायरी हो गई है निफ्टी की। एफआईआई अपलोड आपके लिए कर दूंगा 9 से 10 के बीच में, आज डेटा थोड़ा लेट आ सकता है एक्सपायरी की वजह से। बैंक निफ्टी टेक्निकल न्यूट्रल है और ऑप्शन चेन भी न्यूट्रल है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी पे आते हैं, आज की कैंडल पे देखोगे कैंडल बिल्कुल ही न्यूट्रल थी। एक डोजी का फॉर्मेशन है। डोजी क्या होती है, कंफ्यूज कैंडल होती है, कहती है देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कल देखना, कहीं भी जा सकती हूं मैं। तो जो कह रही है वो मान लो, इसकी बात मानना ही चाहिए डोजी की बात। डोजी सुनने में वैसे क्यूट सा लगता है ना, किसी का मतलब नाम हो सकता है डोजी, हो सकता है आपके कोई सिग्निफिकेंट पार्टनर हो, उसको आप डोजी कह के बुलाओ तो वो खुश हो जाए। सोच के बताना और कह के बताना, एक्सपेरिमेंट करके बताना कैसे रिएक्ट करती है। एनीवेज, नीचे वॉल्यूम देखोगे तो आज बिल्कुल कल जैसे वॉल्यूम थे, मैं कहूंगा एवरेज वॉल्यूम थे। बहुत ही सीमित दायरे में पूरा दिन पार कर दिया। तो इसने किया क्या, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, रिस्क रिवॉर्ड नहीं है ऑप्शंस खरीदने के लिए इस समय, और ऑप्शन बायर्स की बेसिकली प्रीमियम खत्म हुई है। ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि बाजार ऊपर बहुत बढ़ गया या नीचे बहुत गिर गया, कुछ नहीं हुआ। उसने किया क्या, एक्सपायरी वाले दिन क्या होती है, थीटा डीके। थीटा डीके मतलब समय के हिसाब से जो प्रीमियम खत्म होती है ऑप्शंस की, बड़ी तेजी से होती है। ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे पैसा खाया है। ये मेरी बात आप क्यों मानोगे यार, जब कोई बात नहीं मानते तो ये क्यों मानोगे। डेटा पे आते हैं। डेटा यहाँ पे मैंने पूरी बना के रखी है, मतलब मैंने नहीं बनाई है, इस सॉफ्टवेयर ने बनाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने पोजीशन थे, या ट्रेडर्स कर क्या रहे थे। जो स्मार्ट मनी है ना, स्मार्ट मनी डम मनी ये सब कंसेप्ट मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी
जो संस्थाएं हैं वो क्या कर रही थी उनको देखो ना, पूरे दिन इन लोग क्या कर रहे थे, 19,800 की कॉल भी बेच रहे थे, 19,800 की पुट भी बेच रहे थे, या 19,700 की पुट बेच रहे थे, 19,900 की आप कॉल भी बेच रहे थे। इससे होता क्या है, बेसिकली उन लोग डायरेक्शन को नहीं खेल रहे थे। जब आप ऑप्शन खरीदते हो तो आप एक डायरेक्शन मानते हो, यानी मान लो आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो 19,800 की, तो आप क्या मान के चलो कि 19,800 के ऊपर जाएगा। क्या 19,810 हो जाएगा तो आप पैसा कमा लोगे? नहीं ना। क्यों नहीं कमा पाओगे? क्योंकि आपने उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के पैसे भी तो दिए हैं। तो जब तक मान लो वो 19,840 19,850 नहीं होती, तब तक आपकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। टैक्स भी लगते हैं, बाकी चीज लगती है, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन फिर भी वो उतने पॉइंट का मिनिमम मूव चाहिए जितना पैसा आप दे रहे हो। तो यहां पे स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया कि डायरेक्शन को जज नहीं किया, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन नहीं खरीदे, उन्होंने दोनों ही ऑप्शंस को बेचा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाजार किधर जाएगा ना, उन्होंने कहा कि बाजार सीमित दायरे में रहेगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट की रेंज में गेम खेला है। और कल अगर आपने डेटा देखा होगा या कल का वीडियो देखा होगा, डेफिनेटली थोड़ा लंबा था, लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था वहां तक पहुंचे थे, तो मैंने आपको बोला था ना 20,000 निकलेगा ना 19,600 निकलेगा। यहाँ पे ये कल का डेटा है और यहाँ पे पीछे आज का डेटा है। तो कल मैंने आपको बताया था 19,600 पे 1 करोड़ 3 लाख 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट पहले ही निकल के गए थे, और लगभग 20,000 पे 1 करोड़ 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट 200 पॉइंट की रेंज बनी थी कल। आज सुबह ऑब्वियसली ये रेंज सीमित दायरे में नीचे आती गई। तो कर क्या रहे थे यार, ऑप्शन सेलर क्या कर रहे थे, रेंज को खेल रहे थे। अब ये डेटा क्या कहता है, कल का डेटा के हिसाब से हम लोग ने बता दिया सेम बात, लेकिन रेंज थोड़ी बड़ी बताई थी 19,600 और 20,000 ऊपर नहीं निकलेगा किसी भी साइड, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। आज आप देखोगे इन्होंने किया क्या, पहले रेंज खेली 200 पॉइंट की, फिर जैसे जैसे समय बीतता है तो उतनी प्राइस भी तो नहीं मिलती ऑप्शन की, तो रेंज कम करते हैं ये। फिर आप 19,600 की पुट बेचने की जगह 19,700 की पुट बेचोगे, थोड़ा नजदीक लाओगे, या बहुत कॉन्फिडेंट हो तो 19,800 की पुट और कॉल दोनों बेचोगे, जैसे इन लोग ने किया है। यहां पे आप देखोगे लगभग आप देख सकते हो 3 बजे के आसपास या 2:30 बजे के आसपास 19,800 की तेजी की पोजीशन पे 6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, और 19,800 की मंदी की, मतलब एक ही स्ट्राइक की तेजी की पोजीशन पे 6 करोड़ है और मंदी की पोजीशन पे 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं। दोनों तरफ ऑलमोस्ट बराबर पोजीशन बेच के रखी है, यानी ऑप्शन सेलर कहता है किसी भी साइड बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, 30-20 पॉइंट का मूवमेंट इधर उधर होगा तो उतनी तो पैसा मैंने तुमसे ऑप्शन बायर से ले ही लिया है। यही बात हम लोग बेसिकली कर रहे थे कल, और आज आपको डेटा यही कह रहा है। तो सिंपल है, आज ऑप्शन सेलर ने कमाया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आते हैं, फिर ये बात हो गई कि छोटे रेंज में हुआ है। अच्छा, 19,800 का क्यों बोल रहा हूं कि यार इतना आसान नहीं है, और आप देखोगे पिछले 2 दिन से तो रुक रहा है। निकलेगा कब निकलेगा, निकलना होगा तो कल निकलेगा। क्यों कल निकलेगा? क्योंकि बेसिकली जब आपको सबसे बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो कोई आपको फंडामेंटल सपोर्ट चाहिए, तब जाके वो सस्टेन कर पाता है, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होती है। तो क्यों इतना बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है? सबसे पहले अगर आप जूम आउट करोगे, रीसेंट रैली देखोगे, ओवरऑल लॉन्गर ट्रेंड में ये अप ट्रेंड में है, हायर हाई भी बना रहा है और हायर लो भी बना रहा है लंबे समय में। अगर आप लॉन्गर ट्रेंड देखोगे, वो लॉन्गर ट्रेंड के लिए अगर आप इन दोनों की लो इन दोनों के हाई जोड़ोगे तो ये एक ब्लूइश चैनल बनती है, लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी रेजिस्टेंस नीचे के साइड पे 19,800 पे आती है, इसीलिए 19,800 और 19,860 तक निकल के जाता है। ये 50-60 पॉइंट बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसीलिए पिछले 2 दिन से रुक रहा है। निकलना होगा तो कब निकलेगा? अगर निकलना होगा तो कल निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि महंगाई के डेटा का अगर सपोर्ट आ जाए, उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा गिर जाए 104 की तरफ, या उससे नीचे चला जाए तो बल्ले बल्ले कर लेंगे, और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी गिर जाए, तब आप निकल जाओगे, तब आपको फंडामेंटल सहारा मिल जाएगा, तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी ब्रेकआउट की, और तब हम लोग एंट्री करेंगे। बिना ब्रेकआउट की कंफर्मेशन की एंट्री नहीं करेंगे। देखो 2 दिन से नहीं की, अभी भी नहीं करेंगे। हम रेडी हैं 80 100 50 पॉइंट छोड़ने के, किस लिए? ताकि हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर पाए। और आप एक चीज और मानो, अगर 19,800 को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर देती है, मान लो यहां पे कोई बुलिश हैमर, बुलिश मारू बोझो, मान लो कल नॉर्मल रहती है, उसके बाद
एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग बनती है जो प्रॉपर कंफर्मेशन देती है आपको। तो ऐसा नहीं होगा कि आप वही 100 पॉइंट के बाद रुक जाओगे, बड़ी पिक्चर देखो। आपको बड़ी पिक्चर ये देखनी है, अगर ये कंफर्मेशन के साथ, प्राइस एक्शन के साथ और जिस टाइप की खबर चाहिए इन्फ्लेशन की, उस टाइप की खबर आती है, ब्रेकआउट देता है 19,800 के ऊपर, फिर ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। तो लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा तो अच्छे खासे अभी पॉइंट है आपके, 400, 450, 500 पॉइंट है, वहां तक जाएगा। तो उसमें आप कंफर्मेशन के लिए 70, 80, 100 पॉइंट दे भी दो बड़े खिलाड़ियों को, इंस्टीट्यूशंस को, ताकि आप सेफली ट्रेड करो। अच्छी स्ट्रेटेजी है ना। दिक्कत क्या है, सारा पैसा हमें थोड़ी कमाना है। वो बड़े खिलाड़ी जो बड़ा पैसा अरबों करोड़ों रुपए लेके आते हैं, उनको इनिशिएट करने दो, हम फॉलो करेंगे पीछे पीछे, कंफर्मेशन के बाद, पहले नहीं। तो ये बात है। अच्छा ठीक है, चलिए फिर ऑप्शन चेन पे आते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आओगे तो एक्सपायरी हो गई है, तो ये वाला डेटा तो चर्चा करेंगे नहीं। दिन के दौरान क्या हुआ उसकी चर्चा कर ली है। लेकिन पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल है, पुट कॉल रेशियो 1 पे है। एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा इस पे, आज इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। सवाल होगा तो पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन कुछ कहने को नहीं है यहाँ पे। एडवांस डिक्लाइन किसका, ब्रॉडर मार्केट का। निफ्टी 500, स्मॉल कैप, मिड कैप सारा मिला के हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ बे, बिल्कुल बैलेंस था। 5 शेयर नीचे गिरे, 7 शेयर ऊपर गए, बिल्कुल बैलेंस चीजें देखने को मिली है। निफ्टी 50 की बात करोगे तो यहां पे क्या हुआ है, 29 शेयर ऊपर थे और उसके सामने 21 शेयर नीचे थे, बैलेंस था। और जैसा मैं कहता हूं, और कल ही आपको बताया था कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपके एक्सपायरी के दिन थोड़ी सी गिर के आती है, और डेफिनेटली आज भी 3.5% गिर के आई है। हम सरप्राइज नहीं है, जिस तरह से कैलकुलेट होती है एक्सपायरी के दिन आपको गिरते हुए ही नजर आएगी। अब ये जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर आती हुई नजर आएगी। वैसे भी 10.6 मैं कहूंगा काफी नीचे है, ऊपर आएगी हफ्ते के जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, बिल्कुल क्लियर। बैंक निफ्टी, जो कल मेरा मानना था कि निफ्टी से थोड़ा बेटर है, और थोड़ा ही बेटर निकला देख सकते हो। वैसे कोई बड़ा मूव तो नहीं आया, लेकिन फिर भी कम से कम ग्रीन कलर था। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो आज बहुत छोटी डोजी है, और उतनी ही छोटी डोजी उतने छोटे वॉल्यूम पर हुई है। मतलब यार, वॉल्यूम बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, इतने छोटे वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसने 44,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, कल भी दी थी, आज भी दी है। 44,500 की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे निफ्टी में आपका एक चैनल है ना 19,500, 19,300 का, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी है, जिसकी ऊपर की रेजिस्टेंस और अब सपोर्ट बन चुकी है 44,500, अब सपोर्ट जैसे काम करेगी। यहाँ पे ब्लैक चैनल से दिख रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। जैसे निफ्टी में आपका एक ब्लूइश चैनल है, कैसे बनाया वो मैंने आपको बताया, वैसे ही बैंक निफ्टी में बनी हुई है। उधर साइड ऊपर जाओगे तो ये लगभग 44,900, 45,000 की तरफ रेजिस्टेंस ऊपर के साइड निकल के आती है बैंक निफ्टी की। अच्छा, बैंक निफ्टी की आइए ऑप्शन चेन पे आते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है यार बैंक निफ्टी किसी भी साइड थोड़ा बड़ा मूव देने को तैयार है, और हो सकता है कल ही दे, अगेन डेटा की वजह से, इन्फ्लेशन का डेटा। क्योंकि यार बैंक निफ्टी में जिस टाइप की पोजीशन बन रही है ना, बड़ी नजदीक में सारी पोजीशन बनती है। तो एक तरह से इसको आप ऐसा समझो कि लैंड माइन बिछी हुई है हर जगह पे, किसी भी साइड फट सकता है। वो हमें देखना होगा किस टाइप के डेटा आते हैं, डेटा के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा मूव किसी एक साइड दे सकता है। किस साइड देगा ये मुझे अभी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि बराबर बराबर कॉन्ट्रैक्ट है ना, अभी गेस करना बड़ा मुश्किल है। यहां पे आप देखोगे 44,500 पे तेजी के लगभग 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 11 लाख आज जुड़े, जो कि ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट पोजीशन कहां जुड़ी है ऑप्शन चेन के हिसाब से, इसको पहला सपोर्ट लिख दो। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है मेरी नजरों में, वो मैं लेवल्स निकालते समय आपको बता दूंगा, लेकिन पहली सपोर्ट यहां पे है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऑप्शन चेन के हिसाब से बिगेस्ट सपोर्ट है कहां पे, 44,500 पे। अब सवाल पूछो फिर, रेजिस्टेंस कहां पे सबसे बड़ी है, कहां पे सबसे ज्यादा बेयर्स बैठे हुए हैं। और आप देखोगे सबसे ज्यादा बेयर्स बैठे हुए हैं 44,700 पे, सिर्फ 200 पॉइंट। यार बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है भाई, आधा % के आसपास है, कुछ नहीं होता बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट। 44,700 पे यहां पे 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 11 लाख जुड़े, जो ऑप्शन चेन में हाईएस्ट एडिशन है। आप देखोगे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन आप दूसरा सवाल पूछोगे हाईएस्ट ऐड कहां पे हुआ है, वो लगभग 44,600, 44,700 की रेंज में ऐड हुआ है, जो कि बराबर है। अब देखो, बैंक निफ्टी के 100 200 पॉइंट, जो कि कुछ नहीं होता है बैंक निफ्टी में, वहीं पे हाईएस्ट पोजीशन तेजी की भी बैठी हुई है
और मंदी की भी बैठी हुई है और आप बड़े डेटा की तरफ जा रहे हो, तो किसी एक साइड जब निकल जाएगा, किसी भी एक साइड निकल जाएगा, तो क्या होगा कि जो पोजीशन फंसी है, उदाहरण के तौर पे मान लो ऊपर के साइड निकल जाता है, तो इन्होंने जो मंदी की पोजीशन बनाई गई है ना, 19 लाख 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट है टोटल, मान लो आप 40 38 लाख 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं, और उनमें से 22 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं, ये फंस जाएंगे तो अपनी पोजीशन को काटेंगे। इनके काटने की वजह से शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। मान लो नीचे के साइड गिर जाता है तो क्या होगा, नीचे के साइड वैसे फिर भी बेटर है, ऊपर के साइड थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, आई मीन खरीदना थोड़ा बेटर है, मंदी वाले थोड़े ज्यादा रिस्क में, यानी अगर अच्छा डेटा आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम किसको ज्यादा होगी, मंदी वालों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। डेटा खराब हो जाएगा तो क्या तेजी वालों को प्रॉब्लम होगी, नहीं, अपॉर्चुनिटी बनेगी नीचे खरीदने की। दोनों में डिफरेंस है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं थोड़ा सा बुलिश साइड पे टिल्टेड हूं, बिल्कुल क्लियरली सारा डेटा देखने के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी में नीचे आ जाता है मान लो 44,000 44,200, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली एंट्री के पॉइंट बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं यहाँ पर। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी के कर लेते हैं, 0.9 पे है। बैंक निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन, 7 शेयर ऊपर थे 5 शेयर नीचे थे, बिल्कुल न्यूट्रल था। और सरकारी बैंक, आज सरकारी बैंक छुट्टी पे थे, जानते हो सरकारी विभाग है, छुट्टी पे थे, कुछ नहीं किया, 0% की मूव है ऑलमोस्ट, कुछ नहीं किया। आइए स्ट्रेटेजी पे आते हैं। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, वेट एंड वॉच, कुछ नहीं करेंगे यार, एक दिन हमें भी तो रेस्ट चाहिए ना, रोज रोज जरूरी थोड़ी है। इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे, उसका इंपैक्ट देखेंगे किस पे, स्टॉक मार्केट पे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे नहीं, उसको डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड पे भी इंपैक्ट देखेंगे और उसके बेसिस पे फिर आगे देखेंगे कहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन फिर भी जैसे ट्रेड करना उसे तो करना ही है, हम एक दिन छुट्टी पे हैं। कौन से लेवल्स की बात कर लेते हैं, लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं। 19800 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको वॉर का लेवल कल बोला था एक्सपायरी के लिए, कल का आप एनालिसिस देखोगे तो वॉर का लेवल था, यहीं पे युद्ध चल रहा था और वहीं पे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। नीचे मेरे हिसाब से कल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो 19725 से 19675 है, बहुत अच्छी सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बेसिकली अगर आप मुझसे स्ट्रेटेजी पूछोगे, मान लो कुछ करना ही है, आप कहोगे नहीं नहीं कर लो यार, कुछ तो कर लो, 5 दिन आते हो, 5 दिन खुलता है तो हर दिन कुछ तो करो, और पिछले 4 दिन से कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं कहूंगा बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं यार, बाय ऑन डिप्स मेरी प्रेफरेंस है, ज्यादा प्रेफरेंस बाय ऑन डिप्स पे है। उसके लिए लेवल्स 19725 19675 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। नीचे 19620 580 काफी मजबूत सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि 19675 यही लेवल आपका कल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर डेटा थोड़ा खराब भी आता है ना तो भी ये लेवल मुझे लगता है नजदीक भी है, लेकिन सपोर्ट भी देगा आपको, तो इस लेवल पे मेरी टोटल नजरें हैं। नीचे तो एक पोजिशनल लेवल है, ये तो आता है तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, ये तो खरीदारी का लेवल है तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस 19880 से लेके 20,000 है, तो प्रॉब्लम यही है जहां पे आप चल रहे हो उसके बड़ी नजदीक सपोर्ट भी है, बड़ी नजदीक रेजिस्टेंस भी है। इसीलिए कहता हूं किसी भी साइड कुछ भी करने के लिए ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, जब था तो बिल्कुल क्लियरली बोला था, अब क्या है रिस्क रिवॉर्ड कम है, इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा है। कंफर्मेशन करेंगे 19850 19860 की क्लोजिंग दिला दो, बिल्कुल क्लियरली अंधाधुन, बिल्कुल क्लियरली तेजी के साइड आ जाएंगे। ठीक है, जब भी आप 19860 850 के ऊपर क्लोजिंग दे दो, क्लोजिंग, तो हम कहेंगे ठीक है आप तेजी करेंगे, जब भी आएगा तब तेजी करेंगे, बिल्कुल क्लियर, कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, क्रिकेटर जैसे हर बॉल पे चौका थोड़ी मारता है यार, कुछ बॉल कहता है ठीक है सिंगल ले लेते हैं, कुछ बॉल छोड़ देते हैं, तो अब यही है। नीचे था जब सिंपल बॉल मिल रही थी, लगाया चौका, लगाया छक्का भी लगाया, सब लगाया, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा छोड़ने वाला समय है, क्योंकि आप ऊपर आ चुके हो, बिना कंफर्मेशन किए कुछ भी करना थोड़ा रिस्की है। सॉरी टू रिपीट सेम थिंग अगेन, बट क्या होता है कि रिस्क थोड़ा, हम लोग को अपने रिस्क मैनेजमेंट पे एज अ रिटेलर ज्यादा फोकस करना चाहिए, स्पेशली ऊपर के लेवल्स पे, क्योंकि यही वो लेवल है जहां पे बाजार घूमता है, तो आप कहते हो नहीं नहीं मेरे एंट्री करने पे ही घूम गया, ऐसा नहीं है। आप देखो जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो तो नीचे से काम कर रही है, हम लोग ऊपर एंट्री करते हैं, ऊपर लेट हो जाती है, फिर वो रिवर्स कर देते हैं, वो तो तब कमाएंगे ना जब आप पैसा लूज करोगे। ट्रेडिंग है, ऐसा तो नहीं है इन्वेस्टिंग है, ये ट्रेडिंग है, जब एक आदमी पैसा लूज करता है तब दूसरा आदमी पैसा कमाता है। इसीलिए आपके अगेंस्ट कोई नहीं है, ऐसा गलत है कि रिटेलर के अगेंस्ट कोई है, नहीं, लेकिन आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी से कंपीट कर रहे हो और वो संस्थाएं हैं, इसीलिए ऊपर के लेवल पे हम सतर्क रहेंगे।
काफी बड़ा मेरा लेक्चर हो गया। तो बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे सपोर्ट 44,500 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, देखा आपने ऑप्शन चेन में, लेकिन इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर डेटा खराब आ जाता है तो ब्रेक भी हो जाएगा, सरप्राइज मत होना, ठीक है। अगर ब्रेक हो जाता है तो 44,250, 44,165 मुझे लगता है कि कल के लिए ये काम करेगी। इन केस मान लो नहीं करती है तो सबसे बड़ी सपोर्ट 44,000 से लेके 43,800 है। मुझे नहीं लगता यहां तक आएगा, लेकिन स्टार लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसलिए लगा हुआ है। लगता है कहीं ना कहीं 44,200 से भी काम चल जाएगा कल के दिन। ऊपर रेजिस्टेंस 44,600, 44,800 बड़ी रेजिस्टेंस है। इसकी कहानी सुनोगे तो बड़ा मजा आएगा। एक काम करता हूँ, इसकी थोड़ी सी कहानी सुना दूं। मैं सॉरी कहूंगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कहां से ये रेजिस्टेंस निकल रही है। मैं क्या कह रहा हूं, 44,600, 44,800 बड़ी रेजिस्टेंस है। अब इसकी कहानी देखो, 44,600 पे पिछले 2 दिन से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस है। दूसरी बात है, यहां पे आपको दिख रही है 2 लाइन मैंने ओपन की है, ये एक ब्लूइश लाइन है और ये एक आपकी ब्राउनिश लाइन है। ये दोनों लाइन है क्या, मूविंग एवरेज है। कौन से मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 100 डे मूविंग एवरेज है। और दोनों मूविंग एवरेज कहां पे कंसाइड कर रहे हैं, देखो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम लेवल पे कंसाइड कर रहे हैं। ये कौन सा लेवल है, ये 44,600 से लेके 44,650 का लेवल है। 100 डे मूविंग एवरेज 44,600 पे है, 50 डे मूविंग एवरेज 44,650 पे है। इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आती है। अब आप कहोगे ठीक है ये समझ गए, उसके अलावा तुमने बोला कि 44,800 तक ये रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, तो 800 कहां से आ रहा है। आप अर्ली टाइम फ्रेम पे आओगे, 44,800 वैसे तो पोजिशनली इंपॉर्टेंट है। जैसे निफ्टी में बोला ना कि 19,850, 19,860 के ऊपर क्लोज करा दो तो मैं बुलिश साइड पे चला जाऊं। उसके लिए उसी तरह का पहला लेवल बैंक निफ्टी में प्रॉपरली बात करोगे तो 45,000 है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हो कि नहीं नहीं इससे नीचे कोई ऐसा लेवल है, तो वो 44,800 है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसकी इंपॉर्टेंस एक और है, आर्ली टाइम फ्रेम पे यहां पे 200 डे आर्ली मूविंग एवरेज भी एग्जिस्ट करती है, जो 44,800 पे बड़ी रेजिस्टेंस है। और आप देखोगे इसके आसपास बाजार रुकता भी है, ये इंपॉर्टेंस है, यहां से लेवल निकल के आ रहा है। इसीलिए बताना जरूरी था ताकि आपको समझ में आ जाए ये लेवल कहां से निकल के आ रहा है। उसी तरह से 45,000 की इंपॉर्टेंस तो आपको बतानी नहीं है, तो उसके ऊपर 44,950 से लेके 45,100 की रेजिस्टेंस है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर।